हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 50 एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। तो इन 50 प्रश्नों का रिवीजन कर लिया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। क्लास थर्ड की मैंने समरी पढ़ाई है। क्लास थर्ड की बुक अपडेट हो गई है तो इसकी मैंने समरी पढ़ाई है। क्लास फोर्थ और फिफ्थ के नोट्स बनाकर पढ़ाया है, और ये नोट्स आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ है। ये नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाए थे और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इनमें लिखे हुए हैं। तो आप लोग एग्जाम से पहले ये पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिए यदि आप पेपर फर्स्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को हल करेंगे। तो लिखा है, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। लिखा है तोमर तो आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165, इसे तीसरे से मिला देंगे। अनंगपाल, इन्हें मिला देंगे चौथे से 1130 से 1145। चौहान, इन्हें मिला देंगे दूसरे से 1165 से 1192, और पृथ्वीराज चौहान इन्हें मिला देंगे पहले से। यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब समय डिटेल में पढ़ने का नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से प्रश्नों को हल करवा रही हूँ। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को और कहा जाता था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्राचीन तमिलनाडु में किसकी बस्तियों को और कहा जाता था। पहला विकल्प है व्यापारियों, दूसरा है कुलीन अभिजातों, तीसरा है खेतिहरों यानी किसानों, और चौथा है शिल्पकारों। तो प्राचीन तमिलनाडु में जो किसान थे, खेतिहर थे, उनकी बस्तियों को और कहा जाता था। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन से विकल्प सही है। तो लिखा है फर्रुखसियर, तो इन्हें मिला देंगे दूसरे से 1713 से 1719। फिर लिखा हुआ है शाह आलम द्वितीय, तो इन्हें मिला देंगे पहले से 1759 से 1816। फिर लिखा है अहमद शाह, तो इन्हें मिला देंगे चौथे से 1748 से 1754, और आलमगीर द्वितीय इन्हें तीसरे से मिला देंगे। यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। तो इसमें जो देखते हैं आप सी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है। पहला विकल्प लिखा है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। दूसरा है ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। तीसरा है सभी पुत्रों एवं पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, और चौथा है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ पूछा गया है, तो सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो मुगल थे ये ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार के नियम में क्या होता था कि सबसे बड़े बेटे को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलती थी, लेकिन ये उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का पालन करते थे। इसमें क्या किया जाता था कि जो संपत्ति होती थी उस संपत्ति का सभी पुत्रों के बीच विभाजन किया जाता था विरासत का। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। पुत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, ये याद रखिए। सिर्फ पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन होता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प है स्तोत्रम, दूसरा है भजनम, तीसरा है प्रबंधम, और चौथा है अभंग। तो मराठी में लिखे भक्ति गीतों को अभंग के नाम से जाना जाता था। डी विकल्प इसमें सही है, अभंग। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में संत कवियों की एक बड़ी संख्या देखी गई, जिनके सरल मराठी में गीत लोगों को प्रेरित करते थे।
उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ध्यानेश्वर यानी ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम के साथ साथ सखुबाई जैसी महिलाएं, चोखा मेला का परिवार था। तो ये भी आपको याद रखना है। और अभंग मराठी भाषा में लिखे गए भक्ति भजन होते थे, तो ये भी याद रखिए, डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता था। पहला विकल्प है बीघा, दूसरा है बेवड़, तीसरा है बैगा और चौथा है महल। तो घुमंतु खेती के लिए मध्य प्रदेश में जो शब्द इस्तेमाल होता था वह है बेवड़। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे ही झूम खेती और कहा जाता है और इसे ही स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जमीन पर खेती की जाती है, फिर जब फसल तैयार हो जाती है तो उस जमीन को कुछ समय के लिए ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। फिर उस पर खरपतवार उगाते हैं, तो उस खरपतवार को जला दिया जाता है, यानी काट कर वहीं जला दिया जाता है और राख को उसी भूमि में मिला दिया जाता है। इस भूमि पर हल नहीं चलाया जाता, इस पर सिर्फ बीज छिड़क दिए जाते हैं मिट्टी पर, और इसमें एक साथ कई फसलें भी तैयार कर ली जाती हैं। तो झूम खेती के बारे में आपको ये सब बातें याद रखनी हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। पहला विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा विकल्प है वीर सावरकर और चौथा है मौलाना आजाद। तो पूछा गया है कि जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया, तो मौलाना आजाद ने किया। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय एवं स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 अंश देशांतर का अनुसरण करती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर में लगभग 180वें मध्याह्न रेखा के साथ चल रही है और लगातार 2 कैलेंडर दिनों के बीच सीमांकन की रेखा के रूप में कार्य करती है। अब इसमें लिखा है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में सत्य कथन है वह बताना है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से गुजरती है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं। पहला है मैग्नीशियम, एल्मुना, सिलिका, निकिल। अब इसमें से बताने हैं कौन से सही हैं। तो महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज पूछे गए हैं, तो इसमें मैग्नीशियम होता है और सिलिका होता है। ए और सी, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 2 विकल्प तो इसमें छपे ही नहीं है, और चलिए बी विकल्प इसमें सही भी है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति ने किसी ऐसे क्षेत्र का दौरा किया जहां उसे बांज, ऐस, बीच के पेड़ तथा फीजेड मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है शीतोष्ण पर्णपाती वन, तीसरा है शंकुधारी वन और चौथा है भूमध्य सागरीय वन। तो उसे कौन कौन से वृक्ष मिले हैं। उसे वहां पर बांज है, ऐस है, बीच के पेड़, फीजेड मोनाल पक्षी। तो उसने दौरा किया है शीतोष्ण पर्णपाती वन का। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। शीतोष्ण पर्णपाती वनों की विशेषता उनके मध्यम जलवायु, विशिष्ट मौसम और पर्णपाती वृक्षों के विविध मिश्रण हैं जो सालाना अपने पत्ते गिराते हैं। ये वन मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, जिनमें यूरोप, पूर्वी एशिया और पूर्वी उत्तरी अमेरिका क्षेत्र शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है
किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा है टुंड्रा क्षेत्र, तीसरा है शीत कटिबंधीय क्षेत्र और चौथा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो वह है टुंड्रा क्षेत्र। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है, उच्च हवाएं और कम वर्षा होती है, इसीलिए पौधे बढ़ नहीं पाते। तो सीमित प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है टुंड्रा क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पवन के निक्षेपण को कहा जाता है? पहला विकल्प है लोएस, दूसरा है छत्रक सेल, तीसरा है हेमोर और चौथा है स्टैक। तो पवन के निक्षेपण को कहा जाता है लोएस कहा जाता है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब ये जो छत्रक सेल, हेमोर और स्टैक, ये क्या है, इनके बारे में भी जान लीजिए। तो छत्रक सेल एक प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना होती है जो अपक्षय और अपर्दन प्रक्रियाओं द्वारा बनाई जाती है। हेमोर क्या है? तो हेमोर एक प्रकार का भू आकृति है जो हिमनदों के निक्षेपण द्वारा निर्मित होता है। वे तलछट और चट्टानों के संचय से बनते हैं। और स्टैक क्या है? स्टैक यानी ढेर। तो ढेर एक प्रकार का भूगर्भीय स्थल रूप है जो अपर्दन से बनता है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं। पहला है डेल्टा, दूसरा है तटबंध, तीसरा है चाप झील और चौथा है नदी मुहाना। तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिल जाए वह कहलाता है नदी मुहाना, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। डेल्टा क्या है? तो डेल्टा एक भू आकृति है जो एक नदी के मुहाने पर बनती है जहां नदी तलछट जमा करती है। तो ये डेल्टा होता है। तटबंध क्या है? तटबंध एक नदी के किनारे बने होते हैं जो बाढ़ को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। चाप झील क्या है? तो एक चाप झील जल का यू आकार का निकाय है जो तब बनता है जब एक घुमावदार नदी बाहरी किनारों को मिटा देती है, तब चाप झील का निर्माण होता है। तो ये सब भी याद रखिए। इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? पहला विकल्प है सीसा, दूसरा है टिन, तीसरा है निकेल और चौथा है जस्ता। तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया टिन के अग्रणी उत्पादक देश हैं, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि, पहला विकल्प है फसलों को कीटों से बचाया जा सके, दूसरा है पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, तीसरा है खाद बह ना जाए और चौथा है फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। तो जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं इनमें जो छोटे टुकड़े होते हैं इनके किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी जो है वह भरा रहे, यानी पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं। पहला विकल्प है जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, दूसरा है जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, तीसरा है जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हैं और चौथा है जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। तो पक्की दुकानें वे होती हैं जिनके कर्मचारी नियमित होते हैं और जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। ए और बी इसमें सही है, यानी कि बी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं। पहला विकल्प है सीनेटर, दूसरा है प्रतिनिधि, तीसरा है अधिशासी और चौथा है पार्षद। तो नगर निगम में जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें कहते हैं पार्षद, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। सीनेटर कौन होता है? तो सीनेटर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देशों में विधायिका के ऊपरी सदन के सदस्य चुने जाते हैं, यानी विधायिका के जो ऊपरी सदन के सदस्य होते हैं उनमें चुने जाते हैं सीनेटर। प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो प्रतिनिधि वे व्यक्ति होते हैं जो किसी सम्मेलन या बैठक में
लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होते हैं। और अधिशासी यानी कार्यपालक, तो ये शब्द आमतौर पर सरकार की कार्यकारी शाखा के प्रमुख या प्रशासनिक अधिकारियों को संदर्भित करता है, जो कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इन सब के बारे में भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है राज्यपाल और चौथा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राज्यपाल जो होता है राज्य का मुखिया होता है। वह केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया जाता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और विनियमों के भीतर कार्य करती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? पहला विकल्प है बेगार, दूसरा अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित। अब बताना है, नीचे विकल्प लिखे हुए हैं। तो भारत में जो बेगार है, इस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, यानी बेगार यानी बंधुआ मजदूरी। तो इसमें केवल ए है, यानी कि बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है। पहला विकल्प है समुदायों की बड़ी संख्या, दूसरा है सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, तीसरा है रियासतों को तुष्ट करना और चौथा है ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है समुदायों की बड़ी संख्या। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? पहला विकल्प है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि इसमें से बताना है कि कौन भारत की संसद का निर्माण करते हैं। तो संसद का निर्माण होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति द्वारा, यानी ए बी डी इसमें होगा सही। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए। पहला है प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित यानी प्रेरित करना, दूसरा है राष्ट्र के निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, तीसरा है किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना और चौथा है देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। तो भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य का कर्तव्य क्या है कि किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों को समान मान्यता दी जाएगी। तो सी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा, यानी कि सभी धर्मों को समान समझना है, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किसी समुदाय के गेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। पहला विकल्प है उसका बाकी समाज से अलगाव, दूसरा विकल्प है उनकी संस्कृति का विविधीकरण, तीसरा है अल्पसंख्यकों का संरक्षण और चौथा है उनका सामाजिक सशक्तिकरण। तो किसी समुदाय के गेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है उसका बाकी समाज से अलगाव। गेटोआइजेशन एक विशेष समुदाय को एक विशिष्ट क्षेत्र या पड़ोस तक सीमित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो अक्सर सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारकों के कारण होता है। तो यह अलगाव को प्रदर्शित करता है, ये आपको याद रखना है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेनदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ तीन मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? पहला है चेर चालुक्य चोल, दूसरा है पांड्य चोल चालुक्य, तीसरा है चोल सातवाहन चालुक्य और चौथा है चोल चेर पांड्य। तो संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुविंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ तीन मुखिया होता है। तो इसमें जो तीन मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है वह है डी विकल्प, चोल चेर और पांड्य। डी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है? पहला है
उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। दूसरा है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तीसरा है इन ग्रंथों में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। और चौथा है प्रायः ये विचार अमूर्त वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है? तो वह है बी विकल्प, यानी उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वह है गुरु के समीप बैठना। बी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के राज के सही वंशानुक्रम का चयन कीजिए। वंशानुक्रम का क्रम बताना है। पहला लिखा है तुर्क, खलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। दूसरा विकल्प लिखा हुआ है तुर्क, सैयद, तुगलक, खलजी, लोधी। तीसरा है तुर्क, सैयद, खलजी, तुगलक, लोधी। और चौथा है तुर्क, खलजी, सैयद, तुगलक, लोधी। तो क्रम बताना है, सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले होगा तुर्क, फिर खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित सूची ए में दी गई नृत्य शैलियों का सूची बी में उनसे संबंधित राज्यों में मिलान कीजिए। तो मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं। लिखा है भरतनाट्यम, तो इसका संबंध किससे है? भरतनाट्यम का। तो भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से, तो पहले को मिला देंगे बी से। उसके बाद लिखा हुआ है कथकली, तो कथकली का संबंध है केरल से, इसे मिला देंगे सी से, यानी कि पहले का बी और दूसरे का सी। चलिए और विकल्प देखते हैं। लिखा है यक्षगणम, तो इसका संबंध है कर्नाटक से, इसे मिला देंगे डी से। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। और मणिपुर का मणिपुरी होता है, लेकिन हमें 4 ही मिलाने थे, तो इसमें पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए, यानी कि जो बी विकल्प है वही इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नयनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वह बताना है। पहला लिखा है ये संत सभी जातियों के जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। दूसरा है वे बौद्धों और जनों के कटु आलोचक थे। तीसरा है वे शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। और चौथा है वे संगीत का विरोध करते थे। तो कौन सा कथन नयनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है, यानी जो गलत है वह बताना है। तो इसमें जो डी विकल्प लिखा हुआ है ये गलत है। इसमें लिखा है वे संगीत का विरोध करते थे, तो वे संगीत का विरोध नहीं करते थे, बल्कि अपनी प्रस्तुति में भी वे भजन या संगीत का प्रयोग किया करते थे। तो वे संगीत का विरोध उन्होंने कभी नहीं किया है, तो यही गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो डी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को काल क्रमानुसार लगाएं। पहला लिखा है प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना। और चौथा है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण। अब इन्हें क्रम से लगाना है, तो चलिए इनको क्रम से लगाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो पहले आएगा सी, सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना। उसके बाद ए प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, फिर आएगा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण, और अंत में आएगा ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक द्वंद्वता। यानी पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी और फिर आएगा बी, यानी कि सी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपको याद कर लेना है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक जो किताब है वह किसने लिखी है। तो यह किताब लिखी है ताराबाई शिंदे ने। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। और जो विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए।
जो पंडिता रमाबाई हैं, इनकी पुस्तक का नाम है स्त्री धर्म नीति। राजसुंदरी देवी की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है आमेर जीबोन। और बेगम रुकैया सखावत हुसैन की पुस्तक का नाम है सुल्ताना का स्वप्न। तो इन सब के बारे में भी याद रखिए। इसमें भी विकल्प सही है। स्त्री पुरुष तुलना जो किताब है वो ताराबाई शिंदे ने लिखी है, तो ये याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन है, कौन थी? तो अभी आपको मैंने बताया ही था कि सुल्ताना का स्वप्न किताब लिखी है बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस्मत चुगताई, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है दिल की दुनिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे? पहला विकल्प लिखा हुआ है इंडोनेशिया, मिस्र, घाना, इंग्लैंड। अब बताना है सही विकल्प कौन से हैं, यानी कि जो देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे उन्हें बताना है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे इंडोनेशिया, मिस्र और घाना। ABC इसमें सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। तो पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, यानी कि इन पर विचार करना है और जो सही सुमेलित हैं उन्हें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से सही मिले हुए हैं। लिखा है मंगल आंतरिक ग्रह, शुक्र बौना ग्रह, बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह और लिखा है पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि मंगल आंतरिक ग्रह है, ये सही है। शुक्र बौना ग्रह नहीं है और लिखा हुआ है बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह है। तो सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के नहीं है, शनि के हैं और पृथ्वी आकार में 5वां ग्रह, ये सही है। तो पहला और चौथा इसमें सही है, यानी कि डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और क्या क्या आपको याद रखना है कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये बात याद रखिएगा, पूछा भी गया है। और बुध को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है विषुवत वृत्त निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? पहला विकल्प है बोलीविया, दूसरा है बोत्सवाना, तीसरा है ब्राजील और चौथा है बांग्लादेश। तो जो विषुवत वृत्त है यह ब्राजील देश से होकर गुजरती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ग्लोब पर शून्य अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है यदि ग्रीनिच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय 120 अंश पूर्वी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगा? पहला विकल्प है 8 अपराह्न, दूसरा है 4 पूर्वाह्न, तीसरा है 8 पूर्वाह्न और चौथा है 4 अपराह्न। तो यदि ग्रीनिच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय 120 अंश पूर्वी देशांतर पर 8 बजे का समय होगा, यानी कि रात के 8 बज रहे होंगे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है नीचे दिए गए प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र को दर्शाता टेबल पर विचार करें, यानी कि मिलान करना है और फिर बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो जो पहला लिखा हुआ है यानी ए, इसमें ये प्राकृतिक वनस्पति है, ये क्षेत्र हैं, ये ए भी दिए गए हैं। तो सदाबहार वन ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो पर्णपाती वन हैं ये शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ये सही मिले हुए हैं। ए का पहला और बी का दूसरा, तो इसमें जो डी विकल्प है ये सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही मिले हुए हैं।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में निम्न में से कौन से मुख्य मानक हैं? पहला है अक्षांश एवं देशांतर, दूसरा है वायुमंडलीय दाब एवं पवने, तीसरा है तापमान वर्षण एवं वनस्पति, और चौथा है ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो इसमें पूछा गया है कि विश्व के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में निम्न में से कौन से मुख्य मानक हैं? तो तापमान वर्षण एवं वनस्पति। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा वायुमंडल की परत पहचान कीजिए। कथन ए में लिखा है इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, और कथन बी लिखा हुआ है आयन मंडल इस परत का एक भाग है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें लिखा है कि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो यह है बाह्य वायुमंडल। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से जो आरंभ होती 5 परतें हैं, कौन कौन सी हैं? पहली है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, ये भी याद रखना है। फिर मध्य मंडल है, फिर बाह्य वायुमंडल है, फिर बहिर्मंडल है। तो ये आपको याद रखना है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है उच्च दाब संबंधित है। पहला लिखा है बादल युक्त आकाश और नम मौसम से, तीसरा है भारी वर्षण से, तीसरा है स्पष्ट एवं स्वच्छ धूप भरे आकाश से, और चौथा है तूफान से। तो उच्च दाब संबंधित है स्पष्ट एवं स्वच्छ धूप भरे आकाश से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से किन राज्यों का तट अरब सागर पर है? पहला है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु और कर्नाटक, तीसरा है केरल और तमिलनाडु, और चौथा है कर्नाटक और केरल। तो जिनका तट अरब सागर पर है वे राज्य पूछे गए हैं। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, कर्नाटक और केरल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है? पहला लिखा है मौलिक अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा है प्रस्तावना, और चौथा है 7वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विशिष्ट जाल चीनी वाला मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश, और चौथा है तमिलनाडु। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, केरल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किसी गांव में भूमि को नापने, लेखा जोखा रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है ग्राम पंचायत, दूसरा है पटवारी, तीसरा है जिलाधिकारी, और चौथा है पंचायत समिति। तो किसी गांव में भूमि को नापने, लेखा जोखा रखने और इसका रिकॉर्ड रखने के लिए पटवारी उत्तरदायी होता है। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य केंद्रों की एक श्रृंखला है, दूसरा है इसकी सेवाएं शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को प्रदान की जाती हैं। दो विकल्प आगे लिखे हुए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, और चौथा है इलाज के केवल उन्हीं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए है जो असाध्य हैं। तो इसमें पूछा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में जो सही नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में, तो डी विकल्प इसमें सही है कि इलाज केवल उन्हीं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए है जो असाध्य हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो डी विकल्प इसमें गलत है और गलत ही पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वही सही क्रम पहचानिए जिसमें बाजार कार्य करते हैं। पहला लिखा है उत्पादक व्यापारी उपभोक्ता, दूसरा है उत्पादक उपभोक्ता व्यापारी, तीसरा है व्यापारी उत्पादक उपभोक्ता, और चौथा है उपभोक्ता व्यापारी उत्पादक। तो सही क्रम पहचानना है, तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, उत्पादक व्यापारी उपभोक्ता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है भेदभाव के विरुद्ध लड़ने और सामाजिक न्याय मांगने हेतु महिलाओं के आंदोलन में विभिन्न रणनीतियां प्रयुक्त की गईं। निम्नलिखित में से क्या एक रणनीति नहीं है? पहला है अभियान, दूसरा है बहिष्कृत करना, तीसरा है एकजुटता और चौथा है विरोध करना। तो इसमें जो बी विकल्प है बहिष्कृत करना, यही इसमें पूछा गया है कि क्या एक रणनीति नहीं है, तो बहिष्कृत करना एक रणनीति नहीं है, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। का अर्थ यह है कि नागरिकों पर जैसा वे सोचते हैं, कैसे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उनके विचार और जैसे वे अपने विचारों को कार्यों में बदलना चाहते हैं, पर कोई भी अव्यावहारिक प्रतिबंध नहीं है। इसमें फिल करना है। पहला लिखा है न्याय, दूसरा लिखा है समानता, तीसरा है स्वतंत्रता और चौथा है बंधुत्व। तो इसमें फिल करेंगे स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अर्थ है नागरिकों पर जैसा वे सोचते हैं, कैसे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उनके विचार और जैसे वे अपने विचारों को कार्यों में बदलना चाहते हैं, पर कोई भी अव्यावहारिक प्रतिबंध नहीं है। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? पहला विकल्प है संस्कृत, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है ब्राह्मी और चौथा है तमिल। तो अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो वो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं आज का। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? पहला है मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था, दूसरा है परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी, तीसरा है मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था और चौथा है मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। तो मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने का कारण था कि लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो इसीलिए लोग सामान के साथ उन्हें दफनाते थे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 50 प्रश्न बहुत ही कम समय में मैंने सॉल्व करवाए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो 100 प्रश्नों की लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।